नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए आज हम बात करते हैं आईटी लिटरेसी में वेब सर्च और सर्च इंजन्स के बारे में, वेब ब्राउज़र्स एवं सर्च इंजन्स के बारे में हम बात करते हैं। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन्स में के जो टॉपिक्स हैं जिनको आज अब हम कवर करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन टू वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो बेसिक परिचय है वर्ल्ड वाइड वेब का, उसके बारे में, यूज़फुल वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र्स यूजेस, सर्च इंजन्स यानी जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनके बारे में, जो यूज़फुल वेबसाइट्स हैं जो आपके प्रशिक्षण के बाद उपरांत जो है भविष्य में आपके लिए कारगर होंगी, उन वेबसाइट्स के बारे में। साथ ही साथ हम सर्च इंजन्स के बारे में कि कोई आइटम आप कैसे सर्च करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे बात होगी। साथ में आपको यूज़ पॉपुलर गवर्नमेंट साइट लाइक भारत स्किल, स्किल इंडिया यानी स्किल ट्रेनिंग के जो रिलेटेड साइट्स हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, उनके बारे में, naukri.com एंड अदर जॉब पोर्टल्स जो और भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। और सीटीआई के जो एप्लीकेशन है, सीआईटीएस की जो एप्लीकेशंस है वो आप कैसे भर सकते हैं। साथ में अप्रेंटिसशिप के लिए जो पोर्टल बना हुआ है उस अप्रेंटिसशिप के पोर्टल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे आगे के उसमें। रिसाइज इमेज, आप कैसे फ़ोटो को अपना रिसाइज करते हैं। साइन इन आप कैसे करते हैं, साइन इन साइन अप कैसे करेंगे आप किसी वेबसाइट के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र यूजिंग यूपीआई यानी यूपीआई गेटवे के माध्यम से आप किस तरीके से फ़ंड का ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आज के विषय के बारे में, आज के टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज मैं आपके 3 टॉपिक्स यहाँ पे कवर करूँगा। पहला, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का जो इस्तेमाल है, परिचय है, कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। किस तरीके से इसको डेवलप किया गया उसके बारे में, इसका यूज़ क्या है। यूज़फुल वेबसाइट्स के बारे में, वेब ब्राउज़र्स और यूजेस ऑफ सर्च इंजन्स, वेबसाइट्स कौन कौन से यूज़फुल हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी। आपके प्रशिक्षण के उपरांत जो यूज़ होने वाली वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करके आगे भविष्य में इसका उपयोग करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में कैसे आप किसी कंटेंट को सर्च करेंगे सर्च इंजन के माध्यम से, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको कुछ गवर्नमेंट साइट्स जैसे भारत स्किल है, स्किल से रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उनके बारे में हम यहाँ बताएंगे, और साथ में गवर्नमेंट पोर्टल्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। इसके अलावा naukri.com और अदर जॉब साइट्स के पोर्टल्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में यदि हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है टिम्स बर्नर ली ने किया था। 1989 में इन्होंने इसका आविष्कार किया। 95 में सबसे पहला कनेक्शन जो इंटरनेट का कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ 95 में इस्टेब्लिश हुआ, जो आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ। 1990 के अंत तक का पहला वेब पेज सर्व किया गया था, वेबसाइट के ऊपर बनाया गया था। वेब पेज क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं ओवर अ नेटवर्क, यानी विश्व में किसी भी जगह पे हम कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर पे हम कोई चीज़ अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें वेब पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो वेब पेज 1990 के अंत तक का पहला एक वेब पेज बनाया गया था। 1993 में आधिकारिक तौर पे जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसकी रॉयल्टी मुक्त कर दी गई थी, यानी उसको इस्तेमाल करना फ्री ऑफ कॉस्ट था। पहले 93 से पहले तक का उसके लिए चार्ज देना पड़ता था। अब 93 के बाद से वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करना आसान हो गया था क्योंकि उसमें कोई भी चार्जेस नहीं थे, यानी ये पब्लिक डोमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया गया था। यानी जो भी आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा उसको उस इंटरनेट के पैकेज के साथ में आप इस पे वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते थे। इस समय अगर हम बात करें वेब की, तो वेब जो है ये हमारा दुनिया को इसने काफ़ी बदल के रखा हुआ है। शायद इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है, कि कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है। इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसका जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा इसी वेब के माध्यम से हम आज के समय में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ईमेल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रक्रिया इसके माध्यम से कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में सबसे शक्तिशाली माध्यम जो है हमारा संचार का वो वेब है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। वेब
जिसे हम इंटरनेट भी कहते हैं, ये है क्या चीज़? कंप्यूटर का एक ग्लोबल वेब है जिसे इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। यानी जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं जिनको हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है, जो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया इंटरनेट, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जो भी एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। इसी को ही हम जो इंटरनेट का कम्युनिकेशन है, जिसके माध्यम से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या एक दूसरे की वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब कह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो WWW होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक इंटरनेट बेस्ड सेवा है जो कि आपके प्रोटोकॉल्स के ऊपर होता है। यानी आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो कुछ प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो अप करना पड़ता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी जिनके आधार पे यह गवर्न किया जाता है कि आप कुछ वायलेशंस ना करें। उनके रूल्स को अगर तोड़ते हैं तो उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है ये सेट ऑफ रूल्स है, प्रोग्राम्स के लिए हैं। इनका इस्तेमाल हमारा प्रोग्राम्स के माध्यम से करते हैं और ओवर इंटरनेट हम इसकी जानकारियाँ यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आपस में एक तरीके से को रिलेटेड हैं, क्योंकि इन दोनों के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। यदि इंटरनेट अवेलेबल है तो ही हमारा वर्ल्ड वाइड वेब चल पाएगा, यदि वेब है तो इंटरनेट पे हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा, वो डेटा यानी जो भी हमारी जानकारी है, उन जानकारियों का भंडार है, उनका पूरा समायोजन है। ये उनका सबका जो भी आप डेटा रख रहे हैं, जो भी डेटा आप वर्ल्ड में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, उनको आपको वेब के ऊपर स्टोर करना पड़ता है। वेब में या वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी डेटा आप ला रहे हैं वो लिंक्स के माध्यम से ही वो डेटा आपके पास पहुंचता है। तो ये जो डेटा आपको पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है वो किस तरीके से दिखता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वो डेटा किस तरीके से लेते हैं, वो आपके 3-4 पॉइंट्स के आधार पे उनको कलेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड वेब में। सबसे पहला है HTML, दूसरा HTTP, तीसरा वेब सर्वर और चौथा वेब ब्राउज़र। यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है इन 4 पॉइंट्स के ऊपर कार्य करता है। पहला आपका है HTML। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल आपके वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कार्य आपका रूल प्रोवाइड करना कि जो भी वेब पेजेस बने हैं उनको किस तरीके से आपको ट्रांसफ़र करना है ओवर अ नेटवर्क। वेब सर्वर वो प्लेस होती है, वो सिस्टम होता है जहाँ पे सारे वेब पेजेस रखे जाते हैं एक साथ, जिनको हम अलग अलग जगहों से यूज़ कर रहे हैं। अगला वेब ब्राउज़र वो होता है जिस पे हमारे जो HTML पेजेस हैं या जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनका रिस्पॉन्सेज डिस्प्ले कराने के लिए या रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वेब ब्राउज़र है, जो कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की इंफॉर्मेशंस को शेयर कराता है आपके सिस्टम पे। किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए उसको पहले उसके नाम से जाना जाता है। तो जो नाम होता है उसके नाम को, किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL के नाम से भी आप कह सकते हैं, उसके URL को भी के नाम से भी आप उसको जान सकते हैं। URL का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो URL का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर नोट किया, डिस्प्ले किया हुआ है। ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशंस में जो आपने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं उनके एक यूनिक नेम होता है, जिसके नाम से सिर्फ एक ही साइट आपकी चल सकती है। तो यदि एक ही नाम की 2 साइट होंगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होगी। तो इसीलिए हर एक वेब पेजेस में या हर एक वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी नाम के एक पेजेस होते हैं जिनको आप आसानी से खोल सकते हैं। इनके लिए ये एक तरीके के डोमेन नेम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप करके वेबसाइट्स ओपन करते हैं। हम किसी भी वेबसाइट को यदि ब्राउज़र पर खोलना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसका URL देना पड़ेगा ब्राउज़र के एड्रेस बार पे। तो जो भी एड्रेस बार है जहाँ पे हम ब्राउज़र के एड्रेस बार को हम डिस्प्ले कराते हैं, जहाँ पे एड्रेस नोट डाउन किया जाता है डोमेन्स का, वेबसाइट्स का, तो वहाँ पे हम एड्रेस को नोट डाउन करते हैं, यानी उसके URL को लिखते हैं। और उस URL को लिखने के उपरांत हम उस पर एंटर प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा सर्वर उस कोड को, उस पर्टिकुलर URL को कन्वर्ट करता है
आईपी एड्रेस के फॉर्म में, और उस आईपी एड्रेस को सर्वर को भेजता है, यानी कोड को भेजता है, और कोड के आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन सूचना हमारे वेब सर्वर के पास होती है वो इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेजेस पे डिस्प्ले करा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। तो ये तो हो गया बेसिक परिचय हमारा कंप्यूटर के अंदर जो हम वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं यूज़फुल वेबसाइट्स एंड यूज़फुल वेबसाइट्स जो हमारी हैं, जो हम जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, करेंगे, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं उनके बारे में। साथ में वेब ब्राउज़र और उसके अलावा हम सर्च इंजन्स के बारे में बात करेंगे कि सर्च इंजन्स पे आप कैसे काम करते हैं और किस तरीके से आप डेटा सर्च करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूज़फुल वेबसाइट्स की। कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स जो आपके प्रशिक्षण में आपके लिए कारगर होती हैं, साथ ही साथ जो आपके लिए भविष्य में भी कारगर सिद्ध होंगी, उनका कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विसेज के बारे में बताया, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित जॉब के रिलेटेड एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आप अपनी नौकरियों को खोजने के लिए यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका जो URL है आपका वो है www.nsc.gov.in, यानी NSC जो है नेशनल कैरियर सर्विसेज है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। नेशनल कैरियर सर्विसेज एक गवर्नमेंट साइट है, जिसके आगे आपकी .gov साइट्स लिखा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट द्वारा संचालित कई साइट हैं। अगली साइट जहाँ पे आप जो है बुक्स को देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उनकी जो साइट्स है जिसके बारे में जहाँ से मैं कंटेंट लेता हूँ, वो उसकी साइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूट, निमी, जो कि हमारा एक मीडिया इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हमारी NCVT की जो भी बुक्स हैं, कंटेंट हैं, मटेरियल्स हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं। अगला CITS की एडमिशन है, यानी आप ITI करने के उपरांत आप अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, यानी डिप्लोमा करना चाहते हैं ITI के बाद का, तो उसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए जो है साइट आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम CITS बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसकी जो साइट है अभी जो 2019 का है, ये जो अपडेट है वो 2019 के एडमिशन के लिए है। मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट आपको बताई है वो 2019 के लिए है। 19 में जो जिस वेबसाइट से हमने CITS के फॉर्म्स भरे गए थे वो है आपकी www.nimionlineadmission.in। ये वेबसाइट, इस पे आपके CITS के फॉर्म्स भरे गए। यहाँ पे मेरिट के आधार पे आपका जो है एडमिशन होता है। यहाँ जो मेरिट तैयार की जाती है वो ITI के आधार पे होती है, ITI के मार्क्स के आधार पे होती है। अगला, जहाँ से आप लर्निंग रिसोर्सेज ले सकते हैं, यानी आप जो अपने ट्रेड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा निमी की ऑनलाइन लर्निंग साइट्स पे। यानी निमी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन लर्निंग साइट है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हैं, वो है। इसमें आपकी जो साइट है वो है nimilearningonline.in। ये अगली साइट है निमी ऑनलाइन लर्निंग, जहाँ पे आपको लर्निंग के मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइट है आपकी वो है NCVT MIS पोर्टल। NCVT MIS पोर्टल, जब आप ITI में एडमिशन लेते हैं, आपका जो डेटा होता है, जो सेव होता है, वो NCVT साइट पे होता है, जहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ से अपनी जो ITI पास होने के उपरांत आप अपना डॉक्यूमेंट, यानी वेबसाइट्स के माध्यम से आप अपने सर्टिफिकेट्स को निकाल सकते हैं, मार्कशीट को निकाल सकते हैं। तो वो जो साइट है वो आपकी जो है ncvtmis.gov.in है। इस साइट पे आप अपना लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपना जो आपको रोल नंबर अलॉट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट, यानी जो आपकी जो मार्कशीट है परीक्षा के उपरांत जो आपकी मार्कशीट है वो, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ITI करने के बाद कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जिनको हम अप्रेंटिसशिप के लिए कहते हैं। ये भारत सरकार द्वारा संचालित होती है, भारत सरकार द्वारा इसको गवर्न किया गया है। इसकी जो साइट है, जब आप अप्रेंटिस के लिए आप जाते हैं तो अप्रेंटिस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन जो है आपका apprenticeship.gov.in की साइट पर आप जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वहाँ से आप जिन विभिन्न कंपनियों के अंदर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये तो कुछ बेसिक वेबसाइट्स हो गई जो आपको यूज़फुल हैं, जो आपके प्रशिक्षण के उपरांत या प्रशिक्षण के समय में आपको मददगार सिद्ध होंगी आपके प्रशिक्षण के लिए और जो है अन्य कार्यों के लिए। इसके अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला आपका सेवा योजन up.nic.in है। यहाँ पे आपको इससे पहले जो मैंने आपको बताया नेशनल कैरियर सर्विसेज, इसके बारे में जो बता रहा था, ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। और सेवा योजन की जो साइट है ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित है। यानी जो भी सेवा योजन की जो साइट है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। यानी जो भी आपको रोजगार से संबंधित सूचना मिलेंगी वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जारी की गई होंगी। अगला जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नौकरियों को खोजने के लिए काम करते हैं वेबसाइट्स की बात करें तो वो है हमारी naukri.com, जहाँ पे हमारे सभी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारी जॉब्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ से जाकर अपनी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो साइट है जहाँ पे आप मेल्स वगैरह बना सकते हैं, अपना मेल आईडी यानी संचार के लिए यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईमेल्स के माध्यम से आप अपना रिज्यूमे या बायोडाटा किसी कंपनी को भेज सकते हैं। तो आपको एक ऐसा एड्रेस चाहिए होगा जहाँ से आपका सूचना यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सके, तो उसके लिए आपको जीमेल अकाउंट या कोई भी जो मेल अकाउंट है उसको आपको बनाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा फेमस अकाउंट जो है आपका वो है जीमेल का। ये गूगल की एक सर्विस है। गूगल जीमेल अकाउंट पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, साइन इन करके उसके बाद आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस प्रशिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको ऑनलाइन वीडियोस देखने हैं तो आप यूट्यूब के साइट पे जाकर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं आप इस साइट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और प्रशिक्षण में अच्छे बन सकते हैं। अगला हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र, इससे पूर्व मैंने आपको बताया कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। वेब ब्राउज़र की यदि बात कर रहे हैं तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन का मतलब जो आपने वर्ल्ड वाइड वेब में जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो अभी मैंने आपको यूज़फुल लिंक्स बताए वो कैसे आप ओपन करेंगे, तो उसको ओपन करने के लिए आपको कोई ना कोई ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं? आज मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र दिया जाता है। आज अगर हम विंडोज़ 10 की बात करें तो उसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज आपके पास अवेलेबल है। ये एक क्लाइंट प्रोग्राम होता है जो हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों के साथ संवाद करने और उनको प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। इट मीन्स कि जो भी आपका हाइपर टेक्स्ट में जो कंटेंट लिखा हुआ है, यानी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी आप इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को शेयर करा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसको ये ट्रांसलेट करता है और आपके स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है वेब सर्वर से, उस इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले कराने में आपकी मदद करता है। वेब ब्राउज़र का यूज़ कर आप इंटरनेट की, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल मेजरली इसी कार्य के लिए होता है कि आप उस पर यूज़ कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र के अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि वेब ब्राउज़र के माध्यम से आप किस तरीके से वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं, कैसे आप उसका यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। वेब ब्राउज़र के माध्यम से अगर वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए अगर हम स्टेप्स की बात करें तो 4 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पे आपको एड्रेस नोट डाउन करना पड़ेगा, जिसे हम URL कह रहे हैं। ये आपका URL है, इट इज़ कॉल्ड URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो ब्राउज़र पे एड्रेस बार बना हुआ है उस पे उसका यूज़ करेंगे। सपोज़ ये आपका इस तरीके का कुछ ब्राउज़र होता है। जो एरिया यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं, इस एरिया में, इस सेक्शन में, यहाँ पे आप URL लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंटर प्रेस करने का एक सिस्टम बना हुआ होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो लोड हो जाएगा।
यहाँ पे एड्रेस चला जाएगा। इस सेगमेंट में आपका पूरा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है वेब के अंदर, यानी www के अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन इस ब्राउज़र के माध्यम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला काम आपको यही है कि एड्रेस बार पे आपको URL लिखना है। जैसे मैंने यहाँ एक URL दिया है www.bharatskills.gov.in। ये URL आप जब टाइप करेंगे तो ये ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। ब्राउज़र इस जो भी वेब सर्वर है जिस पर ये डेटा अवेलेबल होगा, उस पर्टिकुलर वेब सर्वर से वो ब्राउज़र कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कोड करके इसको भेजा जाएगा जहाँ पे भी आपका सर्वर अवेलेबल होगा। सपोज़ ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। इस सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है वो सर्वर हमारा रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स कैसे करेगा? पहले तो वो सर्च करेगा क्या ये URL आप उस सर्वर पे अवेलेबल है। यदि अवेलेबल है तो उसके रिस्पेक्ट में एक रिलेटिव कोड यानी रिक्वेस्ट कोड जनरेट करेगा और उसको वो जो है सेंड करेगा। तो यहाँ से हमने इसको रिक्वेस्ट प्रोवाइड की है और उस रिक्वेस्ट को ये वापस सेंड कर देगा। जब ये सेंड करेगा तो ये ब्राउज़र पे आपके स्क्रीन पे भेजा जाएगा। वेब ब्राउज़र आपकी स्क्रीन पर वेब पेज को प्रदर्शित कर देगा। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से मंगाई है वो इन्फॉर्मेशन यदि अवेलेबल थी तो वो आपके डायरेक्टली आपके वेब पेज के ऊपर प्रदर्शित हो जाएगी। ये जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच का कनेक्शन होता है वो आपका एक क्लोज कनेक्शन होता है, यानी इसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी पर्सन्स नहीं आ सकते हैं और इस प्रकार जो भी सिस्टम होता है वो यूज़ होता है। हालांकि अगर हम बात करें तो बाज़ार में बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो हम इनके कुछ वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं उनके बारे में, जो मेन वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये विंडोज़ के साथ में आपके पास अवेलेबल होता है। विंडो जो है वो आपको देता है नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, ये गूगल्स कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स है, ओपरा मिनी है, सफारी है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज आपका नया जो है नया वेब ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसका इस्तेमाल इसने इस एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया हुआ है, लेकिन विंडोज़ 10 में आज भी हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल है। अगला हम आते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं सूचनाओं को ढूंढ कर आपको दिखाता है, विशेष सूचनाओं को हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप किसी कंपनी, कॉलेज या किसी भी संस्थान के बारे में सर्च करना, जानकारी करना, प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको सर्च इंजन के ऊपर डालेंगे और सर्च टूल की मदद से उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट होगी। सर्च इंजन कौन कौन से हैं जो आपके लोकप्रिय हैं? इनमें सबसे जाने माना सर्च इंजन अगर हम बात करें तो हमारा सबसे फेमस सर्च इंजन है गूगल। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिनका इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए करते हैं। जैसे इनमें से कुछ मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, जैसे AOL, ask.com, बिंग और याहू। ये कुछ सर्च इंजन्स हैं जो कॉमन सर्च इंजन्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर साइट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGET की जो साइट है। DGET हमारे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है जो कि जिसके अंतर्गत हमारा ITI चलता है और इसके अलावा ये एक गवर्निंग भी बॉडी है जो हमारे विभिन्न ITIs को चलाने, संचालित करने में हमारे को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। साथ में ये जो है रिस्पॉन्स करती है डिफरेंट वर्क्स में, यानी कारीगर को और शिल्प प्रशिक्षण के को सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अलावा अप्रेंटिस एक्ट के लिए जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए भी ये गवर्निंग बॉडी है और इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण के कार्य आयोजित करती है। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो हैं naukri.com हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब है, गूगल है, सर्च इंजन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट है, सेवा योजन है,
ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम डेटा को फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं या जॉब सर्च के लिए यूज़ करते हैं। प्रशिक्षण में जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम वीडियोज़ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं तो नौकरी के लिए या तो naukri.com पे चले जाएं या सेवा योजन पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, पॉपुलर वेबसाइट्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आज प्रशिक्षण के सारांश की ओर बढ़ते हैं। प्रशिक्षण की ओर बढ़ें तो हमारे जो वेबसाइट जो हमने कवर किया है कंटेंट, वो किया है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हमने कवर अप किया है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। यूज़फुल वेबसाइट्स जो हैं उनके बारे में हमने बात की। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं उनके बारे में बात की। सर्च इंजन्स क्या हैं उनके बारे में हमने बात की। और साथ में हमने कुछ पॉपुलर साइट्स के बारे में यहाँ पे बात की है। मेरे द्वारा जो संदर्भ प्रयुक्त किया गया है वो है ई-बुक, मैंने निमी के माध्यम से यूज़ की। इसके अलावा मैंने विभिन्न जो वेबसाइट्स मैंने आपको यहाँ दिखाई उनकी वेबसाइट्स से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है और उसको प्रदर्शित किया है। आज का प्रशिक्षण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, आशा करता हूँ आपके भविष्य के लिए ये मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।